उसमें थोड़ा ना चुके।
हेलो स्टूडेंट, हम लोगों को जो है ग्रुप नंबर 17 में कुछ रिएक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे उससे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, कुछ बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हैलोजन फैमिली को हम लोग पढ़ रहे थे। इस हैलोजन फैमिली को जो है मैंने काफी चीजें आप लोगों को कल लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाएंगे और हो सकता है आज मैं इसको कंप्लीट ही कर दूं, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं कैसे इसको स्टडी करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम लोग लिखते हैं, देखिए, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब देखो एक मिनट, रिएक्शन विद वाटर लिखता हूं, ठीक है ना। एक्चुअली ब्लीचिंग एक्शन लिखते हैं इसको। ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है हैलोजन का, जरा ध्यान से देखिए। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि सर क्लोरीन ही जो है एज ए ब्लीचिंग एजेंट काम करता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी आप क्लोरीन को वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, जब भी आप लोग क्लोरीन को वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों, तो ये आपका क्या बनाता है, जरा ध्यान से देखिए। यहां से ये जो है HCl प्लस ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है, HCl प्लस ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है। तो जो ब्लीचिंग एक्शन होता है क्लोरीन का, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं यहाँ पे बोर्ड में, जो आपको समझना जरूरी है। ब्लीचिंग एक्शन जो क्लोरीन का होता है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ठीक है ना। पहला तो ये हो गया। दूसरा, क्लोरीन ब्लीचेस परमानेंटली, नॉट टेम्पररी। नॉट टेम्पररी जो है क्लोरीन जो है हमेशा जो है ध्यान में रखिएगा, एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है ना। तो एक तरीके से परमानेंट इफेक्ट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मींस दिस इज एक कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। ये एक कैसा इफेक्ट है बच्चों, एक परमानेंट इफेक्ट है। क्या? क्लोरीन का ब्लीच करना, सामने वाले को ब्लीच करना, ये एक जो है, ठीक है ना, परमानेंट इफेक्ट है। तो जनरली जो क्लोरीन का जो है, जो ब्लीचिंग इफेक्ट है बच्चों, जो ब्लीचिंग इफेक्ट है, ये जनरली किसकी वजह से होता है? ये जनरली मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ठीक है ना। रिएक्शन विद, जरा देखिए, रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद हाइपो। हाइपो क्या होता है, इधर देखो, H2O3 2 माइनस, ठीक है ना। H2O3 2 माइनस होता है। तो देखिए क्या होता है, H2O3 2 माइनस को जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बनाता है S4O6 2 माइनस, ठीक है ना। S4O6 2 माइनस प्लस 2 आयोडीन माइनस। तो ये जो रिएक्शन है यही आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होती है। ये जो रिएक्शन है यही तो बच्चों आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होती है, ठीक है ना। आयोडीन का जो है इस तरीके से जब आप ये आपका हाइपो है, इस हाइपो के साथ जब आप रिएक्शन करवाते तो एक ऐसा कंपाउंड बनता है, और यही रिएक्शन आपकी आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होती है। नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए, अब मैं आपको ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन हमारे पास जो अलग अलग ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड की स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन हम लोग पढ़ते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन के कौन से ऑक्साइड होंगे, जरा देखिए। जब भी आप AgClO3 को क्लोरीन गैस के साथ जो है, ठीक है ना, जब भी क्लो तो ये बनाता है Cl2O, तो यही आपका जो है क्लोरस, ठीक है ना। यही जो है एक क्लोरीन का एक ऑक्साइड है, जिसका नाम है क्लोरीन डाइऑक्साइड बोलते हैं। স্যার নির্ণয় করুন। ओके, येलो कलर का ये होता है, ठीक है ना। येलो कलर का ये होता है। इसके बारे में जरा कुछ रिएक्शन हम लोग बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। जब भी आप इसको जो है HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और जब ओजोन के साथ O3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये Cl2O6 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। नोट करते जाइए थोड़ा बहुत। KOH के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो KClO3 प्लस KClO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी रिएक्शन जो कि आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है ना, नोट करते जाइए। ये सब चीजें नोट करनी है आपको, ठीक है ना। और एक और होता है डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड, एक और ऑक्साइड होता है Cl2O, इसका नाम है डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। ये डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड को आप कैसे बनाते हैं, Cl2 को मरकरी ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो Cl2O बनाया जाता है, ठीक है ना। और जब भी जो है वाटर से रिएक्ट कराते हैं इसको तो ये HOCl बनाता है, क्लोरस एसिड KOH से रिएक्शन कराते हैं तो KOCl बनाता है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन पढ़ते हैं सीधे, क्लोरीन इंडिविजुअली नहीं पढ़ेंगे, हेलोजन के ही बारे में पढ़ते हैं। मैं बच्चों ऑक्सी एसिड के बारे में वही बात बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, ठीक है। देखिए,
ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? देखिए हमारे पास एक होता है HOX टाइप का, इसमें या तो क्या हो सकता है HOF हो सकता है या HOCl हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड, नोट कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, या तो हाइपोफ्लोरस एसिड बोला जाता है या इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड। फ्लोरीन ओनली फॉर्म्स, फ्लोरीन ओनली फॉर्म्स दिस, ओनली इसी को बनाता है, लेकिन क्लोरीन और भी बनाता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फ्लोरीन जो है, ठीक है ना, और बाकी जो है HOBr हाइपो और HOI जो होते हैं, ये जो है लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। एक तो आपका ये हो गया, ठीक है ना। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको बनाते कैसे हैं भाई, H2 को वाटर के साथ जब रिएक्शन करोगे तो HOX बन जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइपो, और दूसरा हमारे पास, पहला तो ये हो गया, दूसरा होता है, दूसरा आपका होता है अच्छा, ये हो गया आपका क्लोरस एसिड के लिए हमने लिख दिया है बच्चों, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, दूसरा सीरीज आपके पास है HXO2, ठीक है ना। तो HXO2 मैंने कहा भाई X इसमें जो है फ्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन ओनली एक ही टाइप का बनाता है जिसको फ्लोरस एसिड बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है जरा देखो, HClO2 भी हो सकता है, HBrO2 भी हो सकता है, HiO2 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पहला लिखते हैं, इसका नाम है क्लोरस एसिड, इसका नाम है ब्रोमस एसिड, लिख लेना आगे, और इसका आयोडस एसिड। कोई बड़ी बात तो है नहीं बच्चों, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तीसरा जो हमारे पास है, तीसरा हमारे पास है HXO3, तीसरा वाला हमारे पास है HXO3, इसका नाम है, जैसे इसमें क्या हो सकता है देखो, HClO3, HBrO3, HiO3, इसको बोलेंगे क्लोरिक एसिड, का नाम होगा ब्रोमिक एसिड, पूछता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, और आयोडिक एसिड, नोट कर लीजिएगा, क्लोरिक आयोडिक, ये सब चीजें थोड़ा सा इनके बारे में याद रखें। ठीक है ना, ये याद रख लेना। और एक और टाइप का हमारे पास है, देखिए
एक और टाइप का हमारे पास है HXO4। इसमें होता है पहले HClO4 आएगा, HBrO4 आएगा, HiO4 आएगा। इसको बोलेंगे पर क्लोरिक एसिड, ठीक है ना, पर क्लोरिक एसिड। इसका नाम होगा पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, थोड़ा बहुत, ठीक है ना। और जब भी आप HClO4 को बच्चों गर्म करते हैं तो ये HCl प्लस O2 प्लस वाटर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लोरीन गैस देता है, ऐसा कुछ उसमें एक रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा देखिए जरा ध्यान से, मैंने कहा HOF, HOCl, HOBr, HOI, ठीक है ना। HOCl HOBr में तो अच्छा एक काम करते हैं, HOF को फिलहाल हटा दीजिए। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर इसका ज्यादा हो जाएगा, ये आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और HClO4, HBrO4, HiO4 में एसिडिक ऑर्डर भी इसका ज्यादा हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। और तीसरा एक बात और बता देता हूं मैं, HClO3, HClO4 में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, तो यहां पे कैसे निकालते हैं, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए तो इनके बारे में ये छोटी छोटी चीजें जो है बच्चों ये मैंने आप लोगों को बता दी है। चलिए आइए हम कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कुछ हेलोजन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देखते हैं। ठीक है ना, कुछ हेलोजन के हम लोग बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देखते हैं। आइए थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इसको नोट करिए भाई जल्दी से। फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होने के बाद, एक मिनट, थोड़ा सा है ज्यादा नहीं है, ठीक है हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। ज्यादा एलिमेंट के तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, जिसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसी पे हम लोग जो है नजर डालेंगे, बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग इसको जो है क्लोरीन आर जो है प्रिपेयर किया जाता है बाय मोइसन मेथड्स। क्लोरीन को जो है मोइसन मेथड से जो है हम लोग बच्चों प्रिपेयर करते हैं। इसमें होता क्या है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। हम लोग इसमें के एफ को जो आपके पास पोटेशियम क्लोराइड होता है, इसको HF के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये KHF2 माइनस बना देता है, ठीक है ना। इसमें जो है ये जो आपका KHF है, इससे हम लोग रिएक्शन करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। और आगे हम लोग फिर जो है इसका हम फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। जब इसका आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर लोगे, जब इसका बच्चों आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये H2 प्लस F2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो मोइसन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यही है, ठीक है ना। हम लोग एक्चुअली इसको जो है, ये क्या होता है, स्लाइटली आयोनाइज्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत छोटा सा एक कंडक्टर होता है, और बहुत स्लाइटली जो है ये क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। और एक तो इसका ये हो जाएगा बेटा। दूसरा जरा ध्यान से देखिए, क्लोरीन के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन कैसे करते हैं, देखिए। क्लोरीन गैस का प्रिपरेशन भी हम लोगों को करना है, जरा देखिए कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो पहला हमारे पास एक होता है डेक्कन्स प्रोसेस, ठीक है ना। पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट है डेक्कन्स प्रोसेस। ये डेक्कन्स प्रोसेस में वो पूछेगा, HCl को जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, HCl को जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये H2O प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन CuCl2 723 केल्विन टेम्परेचर पे, तो CuCl2 इसमें क्या है, एक कैटालिस्ट है। तो डेक्कन प्रोसेस में पहली बात तो ध्यान रखना है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन के लिए इसको बनाते हैं। और दूसरा CuCl2 एज ए कैटालिस्ट इसमें काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा हम चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। NaCl क्या होता है बच्चों, NaCl जो है Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, तो एनोड पे क्या चला जाएगा, एनोड पे Cl माइनस। जो Cl माइनस सीधे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद काय में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और तीसरा एक और आपके पास है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन करने पे। मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तब भी इसको बनाया जा सकता है, ठीक है ना। देख लीजिएगा इसको, थोड़ा बहुत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
MnO2 को HCl के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये MnCl2 प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसको भी नोट करनी। ठीक है ना। चलिए ये भी आपका हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको भी बढ़िया से कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली है। तो हम लोग सीधे जो है कौन से पॉइंट पे आते हैं। ऑक्सी एसिड भी हो गए हैं, अब हमको सीधे इंटर हेलोजन कंपाउंड पे चलना है। इंटर हेलोजन कंपाउंड पे चलना है, ये सब नोट करिए। फिर जो है 2 मिनट में फिर आगे बढ़ते हैं और इसको जो है फिर से आगे बढ़ाते हैं और इसको आज ही हम लोग कंप्लीट कर देते हैं।
ओके, तो बच्चों हम लोग जो है सीधे हम लोग पढ़ते हैं, नया टॉपिक है इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड किसको बोलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये टॉपिक बहुत बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसके बारे में कुछ चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखनी है, पढ़नी है। आइए सीखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कुछ बात। कहने का मतलब है दो हेलोजन के कॉम्बिनेशन से बने हुए कंपाउंड को ही इंटर हेलोजन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। दो हेलोजन के कॉम्बिनेशन से बने हुए कंपाउंड को दो हेलोजन के कॉम्बिनेशन से बने हुए कंपाउंड को इंटर हेलोजन कंपाउंड के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है ना। ड्यू टू इलेक्ट्रो electronegativity difference in halogen atom combines with each other forms interhalogen compound। ठीक है ना। अब ये इंटरहेलोजन कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं, देखो एक होता है AX3 टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है, मैं ऐसे लिख देता हूं, ए AB टाइप के भी हो सकते हैं, AB3 भी हो सकते हैं, AB5 भी होते हैं और AB7 भी होते हैं। देखो क्या है AB का मतलब, जैसे मैंने कहा CLF, IF, BRF, तो इस टाइप के कंपाउंड का आप क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, या ICL, ठीक है ना। इसको बोलते हैं AB टाइप का, एक हेलोजन दूसरा हेलोजन, एक हेलोजन दूसरा हेलोजन। जैसे इसमें हो गया BRF3, CLF3, है ना, IF3, इसमें ऐसे वाले कंपाउंड आते हैं। और AB5 का मतलब हो गया BRF5, CLF3, ICL3, IF3, है ना। और इसमें ओनली एक ही कंपाउंड होता है IF7। कैसे बनते हैं देखिए जरा, करस्पॉन्डिंग मान के चलिए हमको Br को अगर आप 3F2 के साथ रिएक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है बच्चों, तो ये बनाएगा 2BrF3, यही बनाएगा बिल्कुल, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्म्ड बाई, मैं यहां पे लिखता हूं फॉर्म्ड बाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ
हेलोजन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। हेलोजन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से इसको बनाया जाता है, ये यहाँ पे नोट कर लीजिए। सर उसमें ClF3 आएगा या ClF5? ओके, सॉरी, ठीक है ना। जैसे अगर आपने Br ले लिया और फ्लोरीन को आपने यहाँ पे लिखा एक्सेस में, तो ये बनाएगा BrF5, ठीक है ना। बट एक बात और लिख देता हूं, बट IF7 cannot form by direct combination। IF5 को आप लोग बच्चों डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकते हैं, इसको बनाया जाता है IF5 को फ्लोरीन के साथ रिएक्शन जब करते हैं तब IF7 का फॉर्मेशन होता है, तब IF7 का फॉर्मेशन होता है 270 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लीजिएगा इसको। आइए इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में मैं कुछ बातें यहाँ पे लिख देता हूं बोर्ड पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, देखिए, पहली बात, इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड आर कलरलेस। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। हेवियर कंपाउंड आर कलर्ड। हेवियर कंपाउंड जो है कलर होते हैं। दूसरा हमारे पास है, ठीक है, कोवलेंट नेचर के होते हैं एंड डायामैग्नेटिक और कोवलेंट नेचर के ये होते हैं। तीसरा मैं यहां पे लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद increasing electronegativity difference। boiling point increases with increasing electronegativity difference, है ना। चौथा, थर्मल स्टेबिलिटी। TS का मतलब लिखा है थर्मल स्टेबिलिटी, increases with same line increasing electronegativity difference। समझ रहे हैं क्या? जैसे IF is the more thermally stable than the BRF, and this is the more thermally stable the ClF। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चों, वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मतलब वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा।
interhalogen compound are more stable than their parent molecule. पेरेंट मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट डाल दो ब्रैकेट में फ्लोरीन। एक्सेप्ट क्या डालोगे, चौथा। मोर रिएक्टिव होते हैं कौन, इंटरहैलोजन। मोर रिएक्टिव देन पेरेंट आयन एक्सेप्ट फ्लोरीन। मतलब ICl is the more reactive than Cl2। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें इसके बारे में हैं। इसके कुछ यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों। यूजेस यूज्ड इन नॉन, शायद ये आपके बुकलेट में तो होगा। एक्वस सॉल्वेंट एक्ट एज फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम भी करते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। मतलब फ्लोरीन देते हैं, ठीक है ना, फ्लोरीन को देते हैं। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे रिएक्शन भी है, यूरेनियम को अगर आप ClF3 से रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करता है, UF6 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, UF6 का फॉर्मेशन करता है 3 मॉलिक्यूल से। बैलेंस इक्वेशन ही लिख देता हूं 3Cl। तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब जो फ्लोरीन को देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोरीनेटिंग। नोट करिए इसको। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग इसमें एक और लास्ट टॉपिक है, स्यूडो हेलोजेंस। ठीक है ना, एक और लास्ट टॉपिक है बच्चों इस ग्रुप का, स्यूडो हेलोजन। नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट जो है नोट कर रहे हैं नोट कर सकते हैं। ये सब जो लाइनें हैं ये थोड़ा सा एज ए मैंने नोट्स आपको लिखवा रखा है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए
द कंपाउंड कंटेनिंग स्यूडो हेलोजन किसको बोलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। कंपाउंड कंटेनिंग 2 or more atom, one of them nitrogen, at least one of them, यहाँ पे at least आना चाहिए था, at least one of them nitrogen atom have similar properties to halogen atom। उनको बोला जाता है स्यूडो हेलोजन कंपाउंड। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या 2 से अधिक एटम की, उनमें एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एटम होना चाहिए। दिस इज एक पहचान है कि भाई नाइट्रोजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, वो सेम हेलोजन एटम की तरह होती है, इसलिए उनको बोला जाता है स्यूडो हेलोजन एटम, ठीक है ना। उसको बोलते हैं स्यूडो हेलोजन एटम। तो देखिए, तो पहला कौन कौन से हैं, देखिए साइनाइड आयन, दूसरा आपके पास होता है SCN-, थायोसाइनाइड आयन, तीसरा आपके पास है सेलेनियम साइनाइड हो गया, चौथा आपके पास है साइनेट आयन, पांचवा आपके पास है N3 फिलहाल इनके बारे में इंपॉर्टेंस यही है। कुछ डाइमर भी होते हैं, जैसे इसको भी CN2, इसका है साइनोजन, ये भी आपका स्यूडो हेलोजन में आ जाता है, ठीक है ना। साइनोजन के बाद आपका एक ये भी हो सकता है थायोसाइनोजन, तो ये भी आपका इसी में आता है, नोट कर लीजिएगा इसको। पूछता है वो पूछे कौन सा जो है आपका स्यूडो हेलाइट आयन है। तो बच्चों सक्सेसफुली ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। सक्सेसफुली हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। ग्रुप 18 बचा हुआ है ओनली, ठीक है ना। ग्रुप 18 आपके पास बचा हुआ है, बाकी करीब करीब आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। अब मेन बात ये है कि भाई आप लोगों ने तो पढ़ लिया है, लेकिन आपको जो है ये रिवीजन करना जरूरी है। पढ़ने को तो ये पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसका रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कुछ बात करते हैं, 1 मिनट। जैसे मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो जी बैकग्राउंड में, मेडिकल बैकग्राउंड में आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ
कुछ एडिशनल नॉलेज है, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट डे। 5 मिनट और बचे हुए हैं, तो मेरा इसको स्टार्ट करना उचित नहीं है, तो मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं जो आपके नॉलेज में रहे। जल्दी से क्लास रख के भी क्या करना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, देखिए एक चीज बता देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। Cl2O7 N2O5 NO2 MN2O, ठीक है ना। इनको जनरली मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी बोला जाता है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी बोला जाता है। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ अलग सी चीजें हैं जो थोड़ा सा चैप्टर के बीच में नहीं आती है, लेकिन क्वेश्चन आता है। तो कुछ चीजें मैं नोट्स से आपको कुछ लिखवा देता हूँ जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसको आपका मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा। पहला तो आपका ये हो गया। देखो Br2 प्लस F2 एक्सेस में अगर आप इसको रिएक्शन करते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये BrF5 बनाता है। और इसको जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस इसको बोला जाता है, तो ये HbRO3 प्लस HF का फॉर्मेशन करता है। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस जनरेट होती है, इस रिएक्शन को नोट करिए। अच्छा, एक रिएक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए, जब हम 3ClO माइनस को ClO3 प्लस 2Cl में तोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। ClO माइनस है, क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे ये है आपका +1 में है। क्लोरीन यहाँ पे देखिए तो जरा +1 में है, और यहाँ पे क्लोरीन आप देख रहे हैं +5 में है, और यहाँ पे क्लोरीन आप देख रहे हैं -2 में है। देख रहे हैं क्या? तो क्लोरीन +1 से +5 ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्लोरीन यहां से यहां ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन है एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ओवरऑल जो है एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन का स्पेलिंग ही वही है जो लिखा था, बड़ा लंबा है ठीक है। प्रपोर्शनेशन यही है बिल्कुल। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या सर, स्क्रीन ब्लैक हो गई है, तो मैं फिर से ज्वाइन करती हूँ, आप ऐड करना। अब क्या कर रही है ज्वाइन, आप तो क्लास रखने वाला हूँ। तो सर बोर्ड ही नहीं दिख रहा है, किसी की स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है ठीक है, जल्दी कर।
लिखो भाई इसको। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, मैंने आपको बताया था जो फॉस्फीन गैस होती है, फॉस्फीन गैस जो है होम्स सिग्नल में यूज होती है। होम्स सिग्नल में तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है ना, ये भी यूज होता है, ये कॉम्बिनेशन भी यूज होता है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड, ये भी आपका होम्स सिग्नल में यूज होता है, नोट कर लीजिएगा इसको। कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड ये भी आपका होम्स सिग्नल में बच्चों यूज होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। स्टेबिलिटी पता है ना आपको, थर्मल स्टेबिलिटी जेई में 5 बार पूछा गया है, थर्मल स्टेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, HF का ज्यादा होता है देन HBr का, देन HI। नोट कर लो भाई इसको भी। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी भी ये आपको मैंने बता दिया। और एक बात और बता देता हूं, रिएक्शन देखिए जो मैंने बोर्ड में लिखी हुई है बच्चों, जो रिएक्शन मैंने बोर्ड में लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी रिएक्शन हम लोगों ने बोर्ड में लिखी हुई है बच्चों, वो सब के सब बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको थोड़ा याद रखना। आयोडीन जब हाइपो के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये मैंने आपको बता दिया है, रिएक्शन लिखवा दिए, क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, ठीक है ना। तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, सोच समझ के आपको तैयारी करनी है। तो फिलहाल तो इसमें इतना ही कुछ है, रिएक्शन जो भी है बच्चों आप लोग थोड़ा सा अपने घरों में आराम से पढ़ लीजिएगा। और किसी को कोई बात कहनी है क्या? बोलो। किसी को कोई बात कहनी है क्या? बोलो। ठीक है, अब हम क्लास को रख देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर से कल और